स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतीक और मेरा ताल्लुक उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से है, क्योंकि ये मैं पढ़ाता भी रहा हूँ और इस पर मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और मेरे तलबा ये चीज़ बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो कुछ अर्से से महसूस कर रहा था कि बाज़ उर्दू के ऐसे लेक्चर हैं जिनको यूट्यूब वगैरह पे होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है तलबा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अक्सर वो क्लासों में देर से आते हैं या आते ही नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि हम इनके घरों तक ये इल्म पहुँचा दें। अगर फिर भी ये न सीखें तो फिर अल्लाह इन पर रहम करे। तो उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से जो आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया है वो है सियाक़ सबाक़ के हवाले से तशरीह। सियाक़ सबाक़ के हवाले से तशरीह कैसे की जाती है, इसका मकसद क्या है और ये सवाल क्यों पेपर में दिया जाता है, ये तमाम बातें हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको मैं बताते चलूँ, में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उर्दू पेपर के हवाले से, वो है राइटिंग। तो राइटिंग के हवाले से आज हमने फयाज साहब को दावत दी है कि वो आए तो आपको कुछ टिप्स दे दें और हमारे हर यूनिट में वो राइटिंग के हवाले से आपको एक टिप दिया करेंगे ताकि आपकी उर्दू की जो राइटिंग के मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फयाज मोहम्मद। मैं आपको कैलीग्राफी के मुताबिक कुछ सीधा सीधा टिप दूंगा। आज जो टॉपिक है वो है हेडिंग एंड शेडिंग। हेडिंग एंड शेडिंग। आपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स से आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली टीचर इससे मुतासिर होगा और वो नंबर तो काटते ही कंटेंट पे, लेकिन फिर वो तरीके से नंबर काटेंगे। अगर आपने गलत लिखा होगा और प्यारा भी नहीं लिखा होगा तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको जो है ये बैनर बनाना सिखाऊंगा, हाउ टू मेक बैनर इन द उर्दू पेपर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो लाइनें इस तरह खींच लें, यानी आपने रेक्टेंगल बना, फिर एक लाइन यहाँ से एक यहाँ से, इसको आगे की तरफ ले जाए, इसको भी आगे की तरफ। सेम रेक्टेंगल यहाँ भी आपने बनाना है, लेकिन ये हाफ है, इसको यहाँ से कट कर दे, इसको यहाँ से कट कर दे, इस कोने से लेकर इस कोने तक, इस कोने से लेकर इस कोने तक। इसमें आप लिखेंगे सेक्शन ए, इसमें आपने लिख लिया। एक शख्स ऐसा है कि ये लेट सपोज नहीं बनाता, वो सिंपल यू लिख देता है सेक्शन। तो आप देखें दोनों में जो है आपको फर्क महसूस होगा। सेक्शन ए और बस जस्ट लाइन ड्राइंग, तो दोनों में देखिए क्या है, फर्क है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप सबक शुरू करें तो पहले प्यारा सा बैनर बनाएं, उसके अंदर जो है सेक्शन ए सेक्शन बी जो कुछ भी है वो आप इसमें लिखें। जी, तो तलबा आप फयाज साहब ने आपको हेडिंग और शेडिंग के मुताबिक लेक्चर दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारा मकसद मुख्तसर और जामिया चीज़ आपको बताना है। तो अभी हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, वो है एक इबारत की सियाक़ सबाक़ के हवाले से तशरीह कैसे की जाती है। अजीज तलबा, ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट ईयर की जो किताब है उर्दू की, उसमें से सईद अहमद खान का एक मजमून है अपनी मदद आप। तो उस अपनी मदद आप से हमने ये इबारत ली है। इस इबारत की अभी मैं आपको बताऊंगा कि तशरीह सियाक़ सबाक़ के हवाले से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लेना जरूरी है कि सियाक़ सबाक़ कहते किसे। जब भी आपने अक्सर आजकल मीडिया का दौरा है, आपने सुना होगा जब कोई बात कर लेता है तो उसकी बात पे जब तनकीद की जाती है कोई पॉलिटिशियन, तो कहते हैं कि भैया मैंने बात तो की लेकिन ये सियाक़ सबाक़ से हट कर आप इसको बयान करें। मतलब इसका ये कि इसके आगे इसके पीछे कुछ और बातें भी हुई होंगी, तो उसके बाद मेरी बात को आप समझ सकोगे। बसूरत दीगर आप नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि एक मकाम पर ये हिंदुस्तान की गालिबन बात है, तो वहाँ पर कहते हैं कि एक शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें मुसलमानों के हवाले से लिखा कि मुसलमान जो है वो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं और उनके मुतालिक ये कहा गया है
कि उनके कुरान में कि आपको जहाँ कहीं भी काफिर मिले तो इनको मार दो। तो ये किताब जब उन्होंने लिखी तो ये बहुत बड़े पैमाने पर ये किताब शाया हुई और लोगों ने पढ़ा भी इसको। फिर जो हमारे जो उलमा थे उठ खड़े उन्होंने कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि कुरान की आपने एक आयत का हवाला दिया है, सूरह अनफाल में का हवाला आपने दिया, इसकी एक आयत का हवाला दिया है जहाँ पर उन्होंने आयत का तर्जुमा इस तरह किया है कि आपको जहाँ भी कोई मिले काफिर उसको आप कत्ल कर दो। तो उलमा ने कहा तो ऐसी बात नहीं है, ये जंग बदर के मैदान की बात है। आप जब इस आयत से पिछली आयत पढ़ोगे तो आपको उस पर मिलेगा कि अल्लाह ताला सहाबा-ए-किराम से फरमाते हैं कि आपको जंग बदर के मैदान में जहाँ भी काफिर मिले तो उसको कत्ल कर दो। तो जब हमने ये पढ़ा कि भाई जंग बदर के मैदान की जिक्र है तो मतलब ये कि उस वक्त का जिक्र आ रहा है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी तरह सियाक़ व सबाक़ भी है, सियाक़ व सबाक़ में भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बयान किया जाता है। इसकी सिंपल मिसाल ऐसे है, जैसे एक ज़माने में लोग टेलीविज़न देखा करते थे तो उस जो 13-14 साल के ड्रामे होते थे, तो आप घर गए हो, कुछ अर्से आप बाहर रहे हो, हॉस्टल में रहे हो, किसी कहीं जॉब करते हो, घर गए हो, एक ड्रामा जिसकी किस नंबर 9 लगी हुई है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये ड्रामे में 8 एक साथ में क्या हुआ है। तो फिर वो आपने अगर देखो तो ड्रामे से पहले एक रिकैप चलता है, उस रिकैप को आप सियाक़ व सबाक़ कह सकते हैं, ताकि ऐसे आपस में रबत पैदा हो सके और आपको समझ आ सके कि ये जो अगली किस्त नंबर 9 है इसमें क्या होने वाला है। तो सियाक़ व सबाक़, अब ये इबारत दी गई है, इस इबारत को पढ़ने से पहले आप इससे पिछली वाली इबारत जो सर सैयद अहमद खान ने जो कहा है इंसानों के मुताबिक कि भाई इंसान जैसा खुद होता है वैसे इस पे हुक्मरान वैसे होते हैं, कुरान की आयत भी है ये। तो ये इस इबारत से पिछली वाली इबारत को आपने पढ़ लेना है या सबक को पढ़ लेना है। तो उसके सियाक़ व सबाक़ लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले कहते हैं कि जब आपको कुछ नहीं आता, आपको उस इबारत से पिछली इबारत याद नहीं है, तलबा के लिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, पेपर में जब आपको उसकी पिछली इबारत याद नहीं तो आप ऐसा करें, आप इस सबक जो है अपनी मदद आप इसका खुलासे का खुलासा करें। खुलासा चूंकि बहुत बड़ा होता है तो इसके खुलासे का खुलासा मतलब कुछ कम करके लिखना आपने, और कोशिश करनी है कि खुलासे का खुलासे में इस मज़कूरा इबारत का जिक्र ना है, ठीक है। और अगर आपको इसकी पिछली भी इबारत याद है ताकि इसका आपस में रबत करें तो वेल एंड गुड, बसूरत दीगर इसका खुलासे का खुलासा आप लिख दें ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके जैसे इस इबारत का मकसद क्या है। उसके बाद जब आप तशरीह करते हैं तो तशरीह में ये चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने, मुहावरात, हदीस, कुरानी आयात, मक़ूला, इन तमाम चीज़ों की आपने वज़ाहत करनी है। और ख्याल रहे कि तशरीह में सियाक़ व सबाक़ के हवाले से सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो इबारत दी गई है उससे हवाले से कोई बात ना हो, ठीक है। जो आपने लिखा है इसको आगे आपने लिखना, आपने इस इबारत की गिर्द ही घूमना है। इस इबारत में अगर कोई कुरानी आयत है उसकी वजाहत करें, इसमें कोई मक़ूला है उसकी वजाहत करें, इसमें कोई मुहावरा है उसकी वजाहत करें, कोई मुश्किल लफ्ज़ है उसकी वजाहत करें और अपने अल्फाज में उसको बयान करते चले जाएं, तो आपका ये तशरीह मुकम्मल होगी। लेकिन याद रहे कि ऐसा ना हो कि सियाक़ व सबाक़ तो आपने लंबा चौड़ा लिख दिया हो और तशरीह जो सी है वो चंद लाइन, ऐसा नहीं है। सियाक़ व सबाक़ से तशरीह ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात जो तशरीह में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तशरीह में आपने इसके अंदर जो अल्फाज दिए गए हैं ये हुबहू नहीं लिखने, इसको अपने अल्फाज में लिखना है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ सके कि भाई ये इसकी तशरीह हो रही है। और जब आप इसको हम पढ़ेंगे तशरीह में सियाक़ व सबाक़ के हवाले से, जब आप लाजमी बात है जब आप तशरीह कर रहे हैं सबसे पहले आपने इसका नाम दिया गया होगा कि भाई ये मजमून है सर सैयद अहमद खान का मजमून है, अपनी मदद आप है, इसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद खान है, तो उसके बाद इसका सियाक़ व सबाक़ आ गया। ये एक रबत है, मुसन्निफ़, सबक का नाम, सियाक़ व सबाक़, तशरीह, ये रबत है। जब पढ़ने वाले पढ़ेगा तो उसको सब चीज़ें समझ आएंगी, समझ आती रहेंगी और आखिर तक वो बोर नहीं होगा। तो इसको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कहते हैं।
कहते हैं अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो आप हमसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।